हम लोग देख रहे हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके महत्वपूर्ण केंद्र जहां पर ज्यादा मात्रा में विद्रोह भड़का, हम वो सेंटर्स देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने अवध डिटेल से देखा, वहां के लीडर कौन थे और किस प्रकार से वहां पर विद्रोह भड़का और कब से कब तक चला। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र जहां पर विद्रोह भड़का वो था कानपुर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था बैरकपुर, फिर हमने देखा था मेरठ, फिर देखा दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद अवध, और ये चौथे नंबर पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो चौथे नंबर पे, लेकिन मैंने नंबरिंग अवध से किया है तो नंबर 2 पे कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ जो कि सितंबर 1858 तक चला। डेट आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल एक जानकारी के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, कानपुर में नाना साहेब और उनके जो सहयोगी थे अजीमुल्ला खान आपको देखना अवध में भी थे, फिर वो यहां भी आ गए थे, और तांत्या टोपे, इन्होंने इनकी मदद किया था। इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी जनरल व्हीलर जो कि बड़ा उदार व्यक्ति था, भारतीय महिला से विवाह भी किया था, भारत में रह गया था, उसने भी कानपुर में विद्रोहियों की बड़ी मदद की थी। अब कानपुर की घटना जो है वो कुछ ऐसी है कि कानपुर में जब विद्रोह भड़का नाना साहब के आदेश से, तो नाना साहब के अलावा कुछ और भी जो पुराने पेशवा थे उनके वंशज में से एक थे, जैसे नाना राव, ये भी जो है इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। जब विद्रोह यहां पर भड़का तो अंग्रेज अधिकारी घिरने लगे, अंग्रेजी सेना कम पड़ने लगी, और अल्टीमेटली अंग्रेजी सेनाओं ने नाना साहब के साथ एक समझौता किया। समझौता यह था कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको पहले आप सेफ जो है निकल जाने दीजिए कानपुर से इलाहाबाद। अब कानपुर इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसे, तो 40 नाव वहां गंगा नदी पर लाई गई। वहां पर एक घाट है जिसका नाम है सती चौरा घाट, या कभी कभी उसको सत्ती चौरा SATT भी, या सती चौरा घाट जो कानपुर है, वहां पर 40 नाव लाए गए, जिसमें लगभग 200-250 के आसपास महिला, बच्चे और कुछ बुजुर्ग टाइप के व्यक्तियों को नाव में बिठाल करके और ले जाया जा रहा था कानपुर से इलाहाबाद। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को अचानक से शक हुआ कि कुछ विद्रोही लोग आकर के हमला करने वाले हैं, और कुछ विद्रोही आ भी रहे थे। इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। उसमें काफी जो विद्रोही थे, रेबेलियंस थे, वो मारे गए। जब अन्य विद्रोहियों को पता चला कि, जबकि वो विद्रोही हमला करने नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो एक देखने आ रहे थे, ठीक है, कि अंग्रेज लोग यहां से जा रहे हैं, चलो ठीक है। तो बाकी विद्रोहियों को जब पता चला तो वो सती चौरा घाट पे आए, उन्होंने नावें पलट दी, काफी महिला, बच्चे, बूढ़े और जवानों की काफी मात्रा में अंग्रेजों की वहां पर हत्या हुई। इस घटना से जब अंग्रेज की ये खबर जब और भी केंद्रों तक पहुंची जहां अंग्रेजों की सेनाएं थी, तो अंग्रेजों में बड़ा रोष आया। ठीक है, हालांकि उसमें से कुछ लगभग 180-82 महिलाएं और बच्चों को बचाया गया, और नाना साहब ने खुद मदद की उन महिलाओं बच्चों को बचाने में, और उन महिलाओं और बच्चों को नाना साहब खुद अपने घर में जहां रहते थे वहां पर ले आए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि विद्रोही कम से कम महिला और बच्चों के साथ में गलत व्यवहार न कर पाए। बाद में अंग्रेज अधिकारियों को पता चला कि नाना साहब यहां पर ले आए हैं, तो वहीं पर कानपुर में ही अंग्रेज अधिकारियों का अपना एक खुद का एक जगह था, एक हाउस था, जिसको वो लोग बीबी घर के नाम से जानते थे। वो एक प्रकार से अंग्रेजों की मौज मस्ती के लिए बनवाया गया एक जगह था। ठीक है, तो वो बीबी घर नाम से उस जगह को जाना जाता था। तो ये जो 180-82 महिला और बच्चे थे, इनको अल्टीमेटली वहां से नाना साहब के घर से बचा करके और बीबी घर नामक जगह पर ले जाकर के रख दिया गया। जब बीबी घर नामक जगह पर रख दिया गया, विद्रोहियों को पता चला कि वहां पर ये महिला बच्चे हैं, तो विद्रोही लोग, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे, ये सब इकट्ठे हुए और जाकर के बीबी घर पे हमला कर दिया। जब बीबी घर पे हमला कर दिया तो वहां की महिला बच्चाओं को इन विद्रोहियों ने बुरी तरह मारा, काफी बुरी तरह मारा। ऐसा कहा जाता है कि उनके ब्लड के साथ जो है, जो ब्लड बह रहा था उसको हाथों में लेकर के दीवारों पे कुछ उसकी छाप बनाई गई थी और अंग भंग किए गए थे। ऐसे बुरी तरीकों से यहां पर महिला और बच्चों को विद्रोहियों ने मार डाला। जब ये खबर पहुंची अंग्रेजों तक और ब्रिटेन तक, तो यहां पर ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नील है, अंग्रेजों का जो अधिकारी था, यहां पर सेना का कमांडर था, इसने बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम करने का आदेश जो है कानपुर में दिया। ठीक है, तो ये जो घटना हुई इसको कानपुर मैस्करे
या बीबी घर मैस्केरे के नाम से जाना जाता है। आपको जानना, कानपुर हत्याकांड या बीबी घर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 180-82 महिला बच्चों को मार डाला गया था विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, तो फिर जनरल नील ने भारी मात्रा में जो विद्रोही है, यहां तक कि आम जनता सभी को और लाखों लोगों को कानपुर में जो है जनरल नील के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि एक बरगद के वृक्ष में 123 लोगों को इकट्ठे फांसी की सजा दी गई और उन लोगों को फांसी की सजा देने के पहले उनको बीबी घर ले जाया गया और बीबी घर ले जाकर के वहां पर जो खून अंग्रेज महिला बच्चों का बहा था, उन विद्रोहियों को मजबूर किया गया पहले ये खूनों को चाटे अपनी जीभ से, और उसके बाद फिर उनको ले जाया गया और बरगद के वृक्ष में 130 लोगों 130 लोगों को इकट्ठे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ब्रूटैलिटी विद्रोहियों की तरफ से भी हुई, अंग्रेजों की तरफ से भी हुई। अल्टीमेटली जनरल नील ने और भी मद्रास वगैरह से अपनी सेना बुलवाई और अल्टीमेटली जो कानपुर का विद्रोह था उसे शांत किया गया। ठीक है, इनमें जो लीडर थे असीमुल्ला खान, उनकी तो हत्या हो गई। तात्या टोपे भाग करके झांसी चले गए और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ फिर वो भाग लेंगे। नाना साहेब भाग करके नेपाल चले गए। ठीक है, तो यहां 2-3 बातें आपको याद रखनी, सती चौरा घाट और कानपुर मैस्केरे या बीबी घर मैस्केरे। ठीक है, जनरल नील, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम और घटनाएं हैं, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं झांसी में। झांसी में भी 5 जून को विद्रोह प्रारंभ हुआ और 18 अप्रैल रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही यह विद्रोह यहां पर समाप्त हुआ। तो लगभग 1-1.5 साल सभी जगह चला है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गंगाधर राव की पत्नी, मराठे शासक थे ये। ठीक है, ये पूरी कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और फिर हड़प नीति के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा झांसी को हड़प लिया था डलहौजी ने। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शुरू में तो अंग्रेजों की बड़ी मददगार थी, लेकिन जब उनको ये बात कहा गया कि अब आपकी झांसी छीन ली जाएगी, तब रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, और वो भी इस मौके पे थी कि कभी अंग्रेजों से बदला लेने का मौका आए तो उनसे मौका लिया जाए। तो रानी लक्ष्मीबाई से जब कहा कि आपकी झांसी छीन ली जाएगी, तो रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा स्लोगन है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने ऐसा बोला। और फिर उन्होंने अपने बेटे, जो उनका एडॉप्टेड बेटा था, उनका खुद का बेटा नहीं था, एडॉप्टेड बेटा जिसका नाम रखा गया था दामोदर राव, उसको अपना वारिस नियुक्त किया और बोला झांसी का अगला राजा यही होगा और मैं अपनी झांसी जो है वो अंग्रेजों को नहीं दूंगी। और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का बगावत था। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि झांसी की रानी जो है वो अपनी झांसी हमें नहीं दे रही है, तो अंग्रेजों ने वहां पर हमला कर दिया और झांसी फोर्ट, झांसी का किला जहां पर झांसी की महल था रानी का, उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन अपने घोड़े वोड़े के माध्यम से कूद काट के जो है रानी लक्ष्मीबाई वहां से भागी, और इसमें पूरी मदद करने वाली उनके साथ एक और महिला थी जो उनकी बड़ी सहयोगी थी, झलकारी बाई, ये नाम आपको याद रखना। ठीक है, तो वहां से भागी अपने पीठ पे अपने बेटे दामोदर राव को बांध करके। वहां से पहुंची ग्वालियर। जब ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर में ऑलरेडी जो विद्रोही थे, रिबेलियंस थे, वो मिले और उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मदद किया। और ग्वालियर में चूंकि सिंधिया राजा था वहां पर, तो सिंधिया ने वफादारी निभाई थी अंग्रेजों के साथ, लेकिन उसकी जो सेना है और वहां की आम जनता है, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और विद्रोहियों का साथ दिया था। और सिंधिया की सेना की मदद से ही वहां का जो शस्त्रागार है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और विद्रोहियों ने लूटा, वहां से कुछ अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए। लेकिन खबर दे दिया सिंधिया ने अंग्रेजों को। अंग्रेज कमांडर था उस समय ह्यूग रोज। ठीक है, लेफ्टिनेंट ह्यूग रोज। ये जो ह्यूग रोज था, इसको खबर दे दिया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे यहाँ आई हुई है। ठीक है, और वो ग्वालियर में हड़कंप मचा रही है। तो यहां से जो रोज है वो अपनी एक बड़ी सेना लेकर के आया और चढ़ाई कर दिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। काफी इसमें लंबा इनके बीच में लड़ाई हुआ। अल्टीमेटली जब झांसी की रानी को ये प्रतीत हुआ, झांसी की रानी खूब बहादुरी से लड़ी, कई लोगों को मार डाला। लेकिन जब पता चला कि अब उनकी जीत निश्चित नहीं है, क्योंकि अंग्रेज के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र हथियार थे, ये बेचारे कहां तक लड़ पाते, तो झांसी की रानी ने अपनी कटार से अपनी हत्या स्वयं कर ली। ठीक है, 17 जून 1858 को उन्होंने अपनी हत्या कर ली। ठीक है, उनकी हत्या के बाद जब उनका सब जमीन पर पड़ा हुआ था, तो उसको देख करके जो ह्यूग रोज है, जो अंग्रेजी कमांडर था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने एक स्टेटमेंट दिया, हियर ले अ वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबेलियंस। यहां एक ऐसे महिला का सब पड़ा हुआ है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ऐसा स्टेटमेंट जनरल ह्यूज ने उनके सम्मान में एक प्रकार से दिया, क्योंकि बड़ी बहादुरी से एक महिला होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ह्यूग रोज को भी नाको चले चबा दिए थे। अल्टीमेटली
अब ह्यू क्लोज के पास सेना भी बड़ी थी, उनके पास साधन भी ज्यादा थे, तो अल्टीमेटली जीत उनकी हुई। अब जो तात्या टोपे मदद करने आए थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के, वो भी बेचारे क्या करते, उनको पकड़ लिया गया और उनको 18 अप्रैल 1858 को इनको फांसी में चढ़ा दिया गया। अब तात्या टोपे भी भाग रहे थे कहीं, लेकिन कहीं छुप गए थे जाके, तो एक सिंधिया के बड़े सहयोगी थे जो सिंधिया के साथ मिलकर काम करते थे, वो मारवाड़ी व्यापारी थे मान सिंह। उन्होंने खबर दिया अंग्रेजों को कि आप चले जाइए और यहां पर तो इस प्रकार तात्या टोपे की मृत्यु 18 अप्रैल को हो गई और इसी के साथ झांसी का विद्रोह भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ रही थी, उस समय दतिया और ओरछा के राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, जबकि पड़ोसी होने के नाते उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद करनी चाहिए थी। तो कौन कौन कहां गद्दारी कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। झलकारी बाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सी सर्व्ड विमेन्स आर्मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की एक महिलाओं की टुकड़ी थी, उसमें ये प्रमुख सेनापति थी और उनकी सहयोगी, उनकी सलाहकार भी थी, सहेली भी थी, ये तमाम चीजें। अब आगे देखते हैं बिहार। बिहार में अगस्त 1857 में क्रांति, ये जो है विद्रोह शुरू हुआ और दिसंबर 1858 तक चला। बिहार में सबसे पहले जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ पहले दानापुर, बिहार में एक जगह दानापुर, उसके बाद पटना, उसके बाद आरा, उसके बाद जगदीशपुर, उसके बाद गया। तो ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है, ये हालांकि परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण सेंटर थे। अब बिहार में जो जगदीशपुर का इलाका है, यहां सबसे ज्यादा मात्रा में विद्रोह हुआ था और यहां के जो भारतीय विद्रोहियों के जो सेनापति थे वो थे कुंवर सिंह, जो कि एक जमींदार थे जगदीशपुर के। इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन लिया था, तो अल्टीमेटली इनको विद्रोह में भाग लेना पड़ा। ठीक है, कुंवर सिंह के अलावा उनके भाई बाबू अमर सिंह और फिर उनके एक सेनापति थे हरे कृष्णा सिंह, इन्होंने भी एक बड़ा लीडरशिप दिखाया था इस विद्रोह में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वहां पर एक बड़े प्रमुख व्यक्ति थे ये दानापुर में, और यहां पर उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी, माने लोगों को मिला जुला करके एक छोटी सेना बनाई थी, उसको मुक्ति वाहिनी का नाम दिया था विद्रोहियों को मदद देने के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो कुंवर सिंह है वो बड़े बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किए और अंग्रेजों को 3 बार हरा भी दिया। 3 बार अंग्रेजों को हरा दिया जगदीशपुर और बिहार के इलाकों में। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेज लोग जब हारने लगे तो उन्होंने सिख रेजिमेंट की मदद ली, और सिख रेजिमेंट ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिश लोगों के वफादार थे इस विद्रोह के दौरान। तो सिख रेजिमेंट जब आया बिहार में तो उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र और ज्यादा मात्रा में सेना होने के कारण तो इस सिख रेजिमेंट को लेकर के आए, और उसमें जो 2 बड़े महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर, इन्होंने विद्रोह को दबा दिया और अल्टीमेटली विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया बिहार का, और कुंवर सिंह को पकड़ा करके फांसी की सजा दे दी गई। असम में अब ज्यादा डिटेल नहीं समझेंगे। असम में मनीराम दत्त और पुरंदर सिंह, ये 2 भारतीय विद्रोहियों के नेता थे, ये याद रखना है। उड़ीसा में 2 महत्वपूर्ण जगह थे विद्रोह के, संबलपुर जहां के नेता थे सुरेंद्र साई, और गंजम के थे नेता राधेश्याम, ये सब विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। उत्तराखंड में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, राजा प्रताप सिंह और उनके भाई वीर सिंह ने मदद किया था, खुद विद्रोह किया था इन्होंने। दिल्ली की पूरी कहानी में आप इसके पहले पढ़ा चुका हूं, बहादुर शाह जफर की कहानी क्या है। ठीक है, बहादुर शाह जफर के पास विद्रोही पहुंचते हैं, उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह नियुक्त करते हैं। उनके सेनापति राय दीवान बख्श सिंह और उनके बेटा जो है वो मिर्जा मुगल और उनकी पत्नी जीनत महल, ये तमाम लोग मिलकर के अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि ठीक है हम विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। और अल्टीमेटली यहां पर अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन और विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों का सर काट करके और बहादुर शाह जफर को दिया था कि ये देखो ठीक है हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे तो उसका हश्र होगा। और फिर जॉन निकोलसन ने उनको लाल किला से भगा दिया था, तो लाल किला से भाग करके ये पहुंच गए थे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। फिर वहां से भी उनको पकड़ लिया गया और अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। वहां पर लगभग 1.5 साल वो रहे और रंगून की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो दिल्ली में ये घटना किस प्रकार से हुई ये पिछले भी हमने समझ लिया है। इसके अलावा ये तो बड़े महत्वपूर्ण केंद्र थे जहां भारी मात्रा में विद्रोह हुआ। इसके अलावा इलाहाबाद में, इंदौर में, पंजाब की जालंधर इलाके में, ज्यादा नहीं, ठीक है, बंगाल, त्रिपुरा और गुजरात के इलाकों में विद्रोह की चिंगारी पहुंची थी। शुरू में यह माना जाता था कि दक्षिण भारत में यानी कि विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण भारत में कहीं पर भी विद्रोह कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक किताब छपी 1993 में,
उस किताब का नाम है साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब का नाम है। 1993 में एक महाराष्ट्रियन वीडी दिवाकर नामक व्यक्ति ने इस किताब को लिखा और इस किताब में कुछ ऐसे तथ्य उन्होंने बताए जिससे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में विद्रोह की चिंगारी फैली थी, लेकिन उतना तेज नहीं था जितना नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था। ठीक है, तो कहां-कहां सतारा में विद्रोह हुआ था और हैदराबाद में विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा मोड़ा कर्नाटक में भी एक आध जगह चुटपुट रूप से हुए थे, लेकिन वो उतने बड़े नहीं थे। ठीक है, तो सतारा में राणोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और हैदराबाद में, वैसे तो हैदराबाद का जो राजा था निजाम, वो अंग्रेजों के साथ में था, लेकिन वहां की कुछ जनता ने सानोजी पंत के नेतृत्व में विद्रोह का साथ दिया था। ठीक है, तो साउथ इंडिया में विद्रोह बिल्कुल नहीं पहुंचा था, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो गलत है। साउथ इंडिया में विद्रोह था, बट इट वाज लेस इंटेंस, लेस कंप्रिहेंसिव, लेस इफेक्टिव देन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट वर इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, बट लेसर सेंटर्स वर आल्सो फाउंड इन सदर्न इंडिया। स्ट्रेंथ, अब इस पूरे विद्रोह में किसकी क्या ताकत थी, कंपनी की क्या ताकत थी और भारतीय लोगों की क्या ताकत थी। कंपनी की ताकत यह थी कि 3 लाख से ऊपर इनके पास सेना थी, लेकिन ये 3 लाख की सेना में आपको ध्यान रखना है केवल 40,000 ही अंग्रेज थे। ठीक है, अब ये जो 3 लाख की सेना थी उनको 3 टुकड़ियों में बांटा था, जिनको 3 प्रेसिडेंसी की सेनाएं बोलते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक 1.2 लाख सैनिक थे, लगभग मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लेकिन लगभग। ठीक है, तो 4-10,000 के अंतर में। मद्रास में लगभग 1 लाख की सेना थी और बंगाल में लगभग 90,000 की सेना। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जब विद्रोह हुआ था तो मद्रास, माने कि साउथ इंडिया तक तो पहुंचा ही नहीं था बहुत ज्यादा विद्रोह, तो मद्रास की सेना ने में से एक भी सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। यानी अंग्रेजों की 3 लाख से ऊपर की जो सेना थी, यानी लगभग 3,11,000 की सेना थी टोटल, तो उसमें से 1 लाख जो मद्रास के सैनिक थे वो तो टोटल अंग्रेजों के वफादार रहे, और यही बार बार मद्रास से सेना बुलवाते थे जब कभी इनको कम पड़ जाता था नॉर्थ इंडिया में। तो मद्रास से सेना बुलवाया गया। मद्रास की 1 लाख सेना पूरी वफादार रही अंग्रेजों के। ये जो बंबई में 1.2 लाख की जो सेना थी, तो बंबई में छुटपुट हुए तो मोटा मोटा उसमें से मान लेते हैं कि 2-4-5,000 सैनिकों ने विद्रोह किया होगा, तो लगभग 1 लाख भी अगर हम मान लें तो 1 लाख सेना यहां पर वफादार थी, और बंगाल की 90,000 सेना में से 80,000 सेना अंग्रेजों की वफादार थी। 10,000 सैनिक ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह किया। तो कुल मिला के 3 लाख के आसपास की सेना थी, जिसमें से 40,000 अंग्रेज थे, तो बच गए 2,60,000, और इस 2,60,000 में से भी मतलब 20,000 सैनिक निकाल दो उसमें से, तो 3,20,000 की सेना थी, जिसमें से 20,000 सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया था मोटा मोटा, और 3 लाख सैनिक अंग्रेजों के साथ थे, जबकि इतनी बड़ी सेना हमारे विद्रोहियों के पास नहीं थी। ठीक है, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत थी। अच्छा, एक और बात याद रखना है, बंगाल में जो सैनिक थे वो हायर कास्ट के होते थे, यानी कि ब्राह्मण, अहीर, यादव, राजपूत, छत्री, ऐसे हायर कास्ट के लोगों को यहां पर लिया जाता था। ठीक है, और बंबई और मद्रास में कास्ट न्यूट्रल माने यहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, इसलिए यहां पर सभी को यहां पर रखा जाता। इसके अलावा जो बंगाल था, बंगाल के कई रेजिमेंट्स थे, तो बंगाल की सेना के सिख रेजिमेंट और गुरखा रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये पूर्ण रूप में वफादार बने रहे किसके? अंग्रेजों के। तो बंगाल में से, मतलब इन तीनों प्रेसिडेंसी में से सबसे ज्यादा कहां के सैनिकों ने विद्रोही का काम किया? वो था बंगाल। लेकिन बंगाल में 90,000 में से 10,000 सैनिक विद्रोह कर पाए। ठीक है, और 80,000 अंग्रेजों के वफादार बने रहे, या कई रेजिमेंट को तो अंग्रेजों ने खत्म ही कर दिया, माने उनको सैनिक मानने से ही इनकार कर दिया। तो अब उनके पास न बंदूक है न उनके पास हथियार है, तो बेचारे करते क्या? ठीक है, चलिए, इसके अलावा इनकी ताकत और क्या थी? कंपनी के मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, आधुनिक हथियार थे, तोप थे, बारूद था। ठीक है, ये तमाम आधुनिक अस्त्र शस्त्र इनके पास था, जबकि विद्रोहियों के पास ये कुछ नहीं थे। उनके पास डंडे, भाले, ठीक है, कुल्हाड़ी, ये सब चीजें हुआ करती थी। और जब कभी अंग्रेजों का कोई शस्त्रागार लूट लेते थे तो सीमित मात्रा में उनको कारतूस, सीमित मात्रा में और बंदूक वगैरह मिल जाते थे। ठीक है,
मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनके पास आने जाने के मॉडर्न मीन्स थे। मद्रास से फटाफट सेना बुलवा ली जाती थी, इनके पास बड़े बड़े जहाज थे। इसके अलावा रेल भी, अब आपको याद रखना है, रेल भी आ चुका था। एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए टेलीग्राफ था। ठीक है। दूसरी बात, चूंकि एक विद्रोह था और विद्रोह में जो विद्रोही लोग थे वो अपना काम छुप छुप के करते थे, खुले तौर पे नहीं कर रहे थे। तो एक तो उनको संदेश भेजने में, कम्युनिकेशन प्राप्त करने में, लोगों का सहयोग प्राप्त करने में, खुले तौर पर सामने आने में खतरा था। इनको वो कोई खतरा भी नहीं था, ये खुले तौर पर जो कुछ कर रहे थे। और साथ ही इनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, रेल था। ठीक है। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट में आगे आपको बताऊंगा कि 1857 के विद्रोह का गला तार ने घोंट दिया, एक स्टेटमेंट। तो तार का मतलब क्या है? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के माध्यम से फटाफट एक जगह की सूचना दूसरी जगह पहुंच जाती थी। मद्रास में क्या हो रहा है तो बंगाल में क्या हो रहा है, तो बिहार में क्या हो रहा है, तो अवध में क्या हो रहा है। जबकि भारतीय विद्रोही, बंगाल के भारतीय विद्रोही बिहार के भारतीय विद्रोहियों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। आपकी क्या योजना, आपकी क्या योजना है, क्या नहीं पता। ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग ये काम बड़ी जल्दी से कर लेते थे। इसलिए कहा गया है कि इस विद्रोह का गला घोटने वाला काम किसने किया है? तार ने। यहां तार का मतलब है टेलीग्राफ। ठीक है। चलिए अगला, असिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। इसके अलावा अंग्रेजों को 21 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, भारतीय रियासत ऐसी थी जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी। तो अंग्रेजों से उनको पैसा भी मिल रहा था, लुकने छुपने का जगह भी मिल रहा था। इसके अलावा उनको वहां से खाने पीने का साधन मिल रहा था, कुछ पैसे दाम भी मिल रहे थे, सेना भी मिल रही थी। तो सभी प्रकार से, ठीक है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी मदद किया था अंग्रेजों की, कि जब अंग्रेज लोगों को झांसी में मारा गया तो वो लोग बेचारे जान बचा के भागे अपनी सेना के साथ, और उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से बोला कि हमें छुपने की जगह दीजिए और हमारे खाने पाने की व्यवस्था कीजिए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ये सब व्यवस्था उनके लिए किया था। तो इस प्रकार से बड़ी मदद उनको भारतीय रियासतों से मिलती थी। इसके अलावा भारतीय जमींदार, साहूकार, पढ़े लिखे वर्ग जो भी अंग्रेजों से सहानुभूति रखते थे वो मदद ही कर रहे थे किसी न किसी प्रकार से। किसी से कुछ नहीं बन रहा था तो मुखबरी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, कौन आदमी कहां छुपा है। कहीं से कुछ खबर मिला कि कल विद्रोही ये करने वाले, तो फट से जाकर के राजा को बता दिया। ठीक है। तो एक्टिव स्पाई सिस्टम, जगह जगह इनके जासूस लगे हुए थे, कौन कहां छुपा है, किसकी योजना क्या है, ये तमाम बातें वो बता दिया करते थे। स्ट्रॉन्ग नेवी, इसके अलावा इनके पास ताकतवर नौसेना थी जो फटाफट मद्रास से सेना को लेकर के और लैंड में इधर नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में आ जाती थी सेना। ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री फ्रॉम चाइना, इनकी बहुत सारी सेना चीन में भी थी, बर्मा में भी थी। तो जहां जहां इनकी सेना थी उन्होंने वहां से बुलवा लिया। तो मिलिट्री फ्रॉम चाइना, पर्सिया माने ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा और खुद ब्रिटेन से भी बहुत सारे सैनिक इन्होंने बुलवाए। ठीक है। तो काफी मात्रा में इनके पास रिसोर्सेस थे, लोग थे, मदद करने वाले, कम्युनिकेशन थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ इनके फेवर में था। दूसरी तरफ विद्रोहियों के पास ये सब कुछ नहीं था। विद्रोहियों के पास ताकत के नाम पर क्या था? रफली 20,000 सिपाही, 20,000 सिपाही थे, जिनमें से कुछ के पास बंदूक थे, कुछ के पास कारतूस थे, ज्यादातर बस लड़ेंगे बस यही था। ठीक है। मिलिट्री ऑफ रूलर्स, जो रूलर जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहेब है, तो जो छोटे मोटे बेचारे राजा महाराजा इस युद्ध में विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उनके पास कुछ 2-4-10 सैनिक जो भी बचे रहे होंगे वो सैनिक, और उन्हीं के पास का थोड़ा बड़ा पैसा। पर उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था ना सैनिक थे, लेकिन जितना कुछ रहा होगा बेचारों ने लगाया। इसके अलावा कुछ असंतुष्ट जमींदार, उन्होंने भी कुछ मदद किया। इसके अलावा पीजेंट्स, किसान लोगों ने, आम आदमी ने, व्यापारियों ने, धार्मिक लोगों ने, आदिवासियों ने। ठीक है। लेकिन ये सब ऐसे लोग थे जिनके पास न युद्ध लड़ने का अनुभव था, न रणनीति बनाने का, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, कोई युद्ध या विद्रोह कैसे किया जाता है, युद्ध या विद्रोह में क्या करना है, कब किसको मारना है, कहां अस्त्र शस्त्र, ये कोई ऐसी कोई प्रोग्रेसिव आइडियाज उनके पास थे नहीं। तो भले ही लोगों ने मदद किया लेकिन कुछ खास वो, ठीक है। सबसे बड़ी ताकत इनकी है कि होप टू एंड कंपनी रूल। जितने लोग भी इसमें भाग ले रहे थे सबको एक विश्वास था कि कंपनी का शासन खत्म होगा। ठीक है। क्योंकि कंपनी का शासन शुरू हुआ था भारत में 1757 को। अब बड़े र्यूमर्स भी फैले हुए थे। र्यूमर ये फैला हुआ था कि मई 1857 में अंग्रेजों के यानी कंपनी के शासन को 100 साल हो जाएंगे, और ये ईश्वर का आदेश है कि 100 साल में इनका शासन भारत से खत्म हो जाएगा। ये एक र्यूमर फैल रहा था। ठीक है। तो सैनिकों को भी विश्वास था कि हाँ भाई 100 साल में ये घटना होने जा रही है। हो सकता है 100 साल मतलब 100 माने कुछ मैजिकल हो जाता है एकदम से। ठीक है। तो
इसी आशा में कि 100 साल अब पूरे होने वाले, हो सकता है ईश्वर का ही आदेश हो, किसानों ने भी भाग लिया। वो भी, उनको यह आशा थी कि कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्यापारियों ने, जमींदारों ने, राजा महाराजाओं ने, आम आदमी ने, सभी ने भाग लिया और उनके अंदर बस एक ही आशा थी कि कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, और यही आशा उनको बल देती थी और वे बेचारे विद्रोह में भाग लेते थे। लेकिन केवल आशा होने से साधन नहीं थे, जबकि उनके पास बहुत सारे साधन थे अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि विद्रोह असफल हुआ। यहां एक नोट देखते हैं, ड्यूरिंग रिवोल्ट द रिबेलियंस गॉट सपोर्ट ऑफ कॉमन मैन एवरीवेयर एक्सेप्ट मुजफ्फरनगर बिहार एंड सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आम लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया, उनको रोटी दिया, उनको रहने की जगह दिया, उनको कुछ पैसे भी दिए, ठीक है, उनको छुपने की जगह दिया, तमाम प्रकार से जो मदद उनसे बन सकती थी विद्रोहियों की मदद आम लोगों ने किया, अपने घरों में रखा, दाना पानी दिया, ठीक है, ये तमाम प्रकार की। लेकिन दो ऐसे जगह थे जहां विद्रोहियों का आम लोगों ने समर्थन नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया। वो दो जगह थे, मुजफ्फरनगर बिहार और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा, आम जनता द्वारा विरोध करने का कारण यह था कि यहां पर जो अंग्रेज सरकार है उसने सिंचाई की बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी थी मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर में, और यहाँ के किसान उस सिंचाई सुविधा के कारण अच्छी खासी फसल उपजाते थे, और यहाँ के किसान उतने दयनीय नहीं थे जितने बाकी जगह के किसान थे। इसलिए उनको लगा कि अगर कंपनी हार गई तो ये सिंचाई की पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी या हमसे और ज्यादा कर लिया जाएगा, जो कुछ भी हो। इस भय से उन्होंने जो विद्रोही है उनका साथ नहीं दिया। ये जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स यानी अंग्रेजों की छावनियां, छावनी माने जहां उनके अस्त्र शस्त्र हथियार तो, ठीक है, और कुछ सैनिक अधिकारी ये सब रखे जाते थे। तो बंगाल में इनके 3 छावनियां थी, डमडम, बैरकपुर और बहरामपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर और मेरठ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, नीमच और जबलपुर, बिहार में दानापुर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लाहौर में, पेशावर में और सरहिंद में, यहां पर इनके कुछ महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट थे जहां पर भारी मात्रा में बारूद, असला, ठीक है, ये सब रखा हुआ था। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? पहला, ब्रिटिश सप्रेस्ड वेरी बैडली, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया माने खत्म कर दिया, दबा दिया, लोगों को मार डाला, ठीक है। एंड दस गॉट फेल, और इस प्रकार ये विद्रोह असफल रहा और इसीलिए इसको विद्रोह कहते हैं, ठीक है। सफल हो जाता तो ये क्रांति होती। तो विद्रोही हार गए माने अंग्रेजों की इस प्रकार से जीत हुई। कैजुअलिटीज, इस विद्रोह का जो सबसे खतरनाक परिणाम निकला वो था कैजुअलिटी, क्षति, नुकसान, ठीक है। मिलिट्री प्लस सिविलियन दोनों प्रकार से नुकसान हुआ। सैनिक लोग तो मारे गए, आम आदमी भी मारे गए। सैनिक नुकसान भी हुआ, आम आदमी की जान माल का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ। जगह जगह आग लगाए गए, निरपराध लोगों के घर जल गए, निरपराध लोग मारे गए। ऐसे तमाम प्रकार की कैजुअलिटीज यहां पर हुई थी। कंपनी की तरफ से 6 से 7 हजार लोग मारे गए थे ऐसा अनुमान है, लेकिन भारत की तरफ से 8 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग कहते हैं ये आंकड़े भी कम है, ठीक है, लेकिन ठीक है, हम 8 से 10 लाख। इसके अलावा भारी मात्रा में सेक्सुअल वायलेंस, खास करके अंग्रेजों की तरफ से हद से ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस भारतीय महिलाओं के साथ किया गया था। हालांकि कुछ ऐसी शिकायतें भारतीयों की तरफ से आई कि उन्होंने भी अंग्रेज महिलाओं के साथ में कुछ दुराचार किए थे, लेकिन अंग्रेजों ने अति कर रखा था। और ऐसे कई स्टेटमेंट अंग्रेजों के, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनके स्टेटमेंट भरे पड़े हैं कई इतिहास की किताबों में, ठीक है। तो ये बात प्रमाणित है कि अंग्रेज अधिकारियों ने ये ज्यादा मात्रा में ये जो यौन हिंसा है वो किया था। मोस्ट हीनियस ब्रुटैलिटीज, इतनी घृणित ब्रुटैलिटी की गई थी, यानी मौत तो ठीक है लोगों को मारना, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मारना ये अंग्रेजों की तरफ से किया गया फ्रॉम ब्रिटिश साइड। उसमें से खासकर जनरल ली जो कानपुर में थे, ठीक है, लाखों लोगों को उसने बुरी तरीके से मारा था। अब क्या तरीका था मारने का? देखिए, उनके सजा देने का तरीका क्या था? पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक रूप से पेड़ों पर लटका दिया जाता था। कई बार नग्न करके लटकाया जाता था, कई बार अंग भंग करके लटकाया जाता था, ठीक है, कई बार हाथ पैर से मार मार के मार डालते थे, इसके बाद लटकाया जाता था। बड़े सम्मान के साथ नहीं लटकाते थे, ठीक है। तो पब्लिक हैंगिंग, ब्लोन आउट फ्रॉम कैनन, तोप में बांध दिया जाता, तोप के मुंह में बांध दिया जाता, तोप में गोला भर के आग लगा दिया जाता था। तोप के साथ शरीर के कई हिस्से हो जाते थे, कोई यहां छिटका कोई वहां छिटका, इतनी बुरी तरीके से मौत मारते थे, ठीक है। फोर्स टू ईट बीफ एंड पॉर्क, मारने के पहले, मार तो डालेंगे ही, ये बात सही है,
लेकिन मुसलमानों को जबरदस्ती सुअर का मांस और हिंदुओं को जबरदस्ती गाय का मांस खिलाते थे, उसके बाद मारते थे। ठीक है, इसके अलावा लीकिंग ब्लड, जिन जगहों पर अंग्रेजों की हत्या होती थी वे उन जगहों पर ले जाते थे विद्रोहियों और उनका खून चटवाते थे। अब वो खून जमीन पे है, दीवार पे है, बंदूक पे है, कहीं पर भी उन खूनों को चाटो और उसके बाद फिर उनको मार डालते थे। अच्छा, सीरिंग विथ हॉट आयरन, गरम लोहा करके शरीर में दागते थे यहां वहां। ठीक है, पुटिंग पीपर एंड रेड चिलीज इन आईज एंड प्राइवेट पार्ट्स, आंखों में और मनुष्य के प्राइवेट पार्ट जिसमें स्त्री पुरुष दोनों थे उनके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची और काली मिर्च वगैरह छिड़कवाना। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्लीप, सोने नहीं देना, प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता, ऐसे तमाम ब्रूटैलिटीज, इतनी बुरी तरीके से मौत मारते थे। तो ये तमाम कैजुअलिटीज जो इस रिवोल्ट के दौरान हुई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये बताने का सेंस है कि हाउ ब्रूटल दे वर। फॉर्मल एंड ऑफ मुगल एम्पायर, एक अगला परिणाम इसका यह हुआ कि जब ये विद्रोह ठंडा पड़ा तो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर भारत में इसके पहले तो खत्म हो चुका था, लेकिन इनफॉर्मली कहीं ना कहीं कुछ बचा हुआ था, अब फॉर्मली उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटे को मार डाला गया, बहादुर शाह अभी रंगून में चले गए, उनकी अल्टीमेटली मृत्यु हो गई, भारत से मुगल शासन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, कंपनी का भी रूल भारत में खत्म कर दिया गया और अब जो भारत में शासन करने का अधिकार है वो कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश राजा के हाथ में चला गया, जिसको भारत में ब्रिटिश राज कहेंगे। यानी पीरियड ऑफ कंपनी राज एंडेड हियर एंड पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज स्टार्टेड। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रूल टू ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 आया। इस अधिनियम में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मिलिट्री चेंजेस, एजुकेशनल चेंजेस, प्रिंसली स्टेट्स के साथ में बहुत सारी चीजों को समझा गया ताकि दोबारा इस प्रकार का विद्रोह भारत में कभी ना हो, क्योंकि दुनिया भर में इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की बड़ी बदनामी हो रही थी और अंग्रेजों की सत्ता हिल चुकी थी काफी हद तक इस विद्रोह के कारण। तो ये कुछ उसके परिणाम हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। अभी ये विद्रोह समाप्त नहीं हुआ है, कुछ और भी हम इसके डायमेंशन है जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।